पिता बच्चों के साथ 5 स्टार होटल से खाना खाकर बाहर निकलता है। तभी वहां पर उसकी जो पत्नी होती है वह डस्टबिन में से खाना उठाकर खा रही थी और जैसे ही पति अपनी पत्नी को इस हालत में देखता है तो उसके पास जाकर उससे बातचीत करने लगता है। बातचीत के दौरान पत्नी फूट फूट कर रोने लगती है और उसे पूरी बात बता देती है। यहाँ पर जो पति होता है वह जाकर अपने बच्चों से कहने लगता है कि बच्चों ये तुम्हारी माँ है, अगर तुम कहो तो मैं इसे अपने साथ ले जाऊं। लेकिन यहाँ पर जो बड़ा वाला बेटा होता है वह एकदम से अपने पिता से मना कर देता है। कहता है कि पिताजी इसे तो बिल्कुल भी घर के अंदर नहीं ले जाना है क्योंकि इसने हमारे साथ बहुत ही गलत किया है। हम लोग माँ होते हुए भी बिना माँ की तरह पले बड़े हैं। कौन थी वह माँ और किस वजह से उसका बड़ा बेटा ही ये बात कह रहा था, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के कानपुर के पासी के गांव में एक व्यक्ति रहा करता है जिसका नाम होता है रामलाल। रामलाल का एक बेटा होता है जिसका नाम होता है अशोक, और अशोक जैसे ही शादी के हो जाता है तो उसके लिए वह इधर उधर लड़की ढूंढने लगता है। ढूंढने से पासी के गांव में उसे एक लड़की मिल जाती है जिस लड़की का नाम होता है अंजलि। अब अंजलि देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी और थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी भी थी। तो यहाँ पर रामलाल को अपने बेटे अशोक के लिए ये रिश्ता बड़ा ही अच्छा लगता है और उसके बाद वह अंजलि के घर वालों से अपने बेटे की शादी की बात अंजलि से कर लेता है। यहाँ पर दोनों परिवार इस बात के लिए सहमत हो जाते हैं और यहाँ पर जो रामलाल होता है वह अंजलि के घर वालों से साफ साफ बोल देता है कि देखो हमें दहेज नहीं चाहिए, हमें अपने बच्चे का घर बसाना है, ना कि घर उजाड़ना है। क्योंकि दहेज जो बहू लाया करती है वो अपने दहेज के सामान पर काफ़ी ज़्यादा घमंड किया करती है और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। मेरे बच्चे की शादी बिना दहेज की होगी और ये मेरी एक कंडीशन लगा लो या आप ये समझ लो कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। अब यहाँ पर जो अंजलि के घर वाले होते हैं वह इस बात को सुनकर बड़े खुश होते हैं कि ऐसा परिवार तो बच्चे की जिंदगी को आराम से व्यतीत कर देगा और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर परिवार वाले खुश होकर अपनी बेटी अंजलि की शादी अशोक से कर देते हैं और अशोक से शादी होने के बाद जो अंजलि होती है वो दुल्हन बनकर अशोक के घर में चली जाती है। जिस तरह से अशोक का पिता होता है रामलाल, उसी तरह से जो अशोक होता है वह भी इसी प्रवृत्ति का था और वह विश्वास किया करता था कमाकर खाने में और इधर उधर की बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं किया करता था। इनके पास 3 बीघा जमीन है और उसी पर खेती बाड़ी करके ये अपना गुजारा किया करते हैं। यहाँ पर अंजलि शादी होकर उस घर के अंदर आ जाती है और सब कुछ अच्छी तरह से व्यतीत होने लगता है। अंजलि परिवार की हर बात को माना करती और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ अंजलि और अशोक को 3 बच्चे भी हो जाते हैं। अब बच्चे हो गए थे और बच्चे होने के बाद जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो यहाँ पर जो अंजलि होती है वह अपने पति अशोक से कहने लगती है कि अब हमारे बच्चे बड़े होने लगे हैं और इनकी पढ़ाई लिखाई भी देखनी होगी, तो क्यों ना हम लोग शहर चलें और शहर में जाकर अपने बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाएं। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर अशोक जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है वह अपनी पत्नी की बात को प्राथमिकता देता है और कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो और मैं जरूर से शहर जाऊंगा और शहर जाकर ही हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, क्योंकि इसमें कोई बुराई नहीं है, बच्चों का भविष्य तो बनाना ही होता है। यहाँ पर जो अशोक होता है वह अपनी पत्नी की बात को मान लेता है और उसके बाद अपने एक दोस्त से जो कि पासी के शहर कानपुर में रहा करता है और एक कंपनी में नौकरी किया करता है उससे बात करने लगता है और कहता है कि यार मुझे भी कोई अपनी कंपनी में नौकरी दिला दे, क्योंकि मुझे भी शहर आना है और बच्चों की पढ़ाई लिखाई करानी है। तो यहाँ पर जो उसका दोस्त होता है वो कहता है कि यहाँ पर तो आ जा, लेकिन कंपनी में नौकरी करके क्या करेगा, क्योंकि कंपनी की नौकरी से घर का गुजारा ही मुश्किल से हुआ करता है और ऊपर से तू बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बात कर रहा है, तो तू ऐसा कर अपना कोई काम कर ले और उस काम के जरिए जरूर से तुम अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छी तरह से कर सकते हो। तो यहाँ पर अशोक को ये बात भी ठीक लगती है और उसके बाद वह अपने दोस्त से कहकर कहने लगता है कि कोई ना कोई काम मेरे लिए ढूंढ दे, उस काम को करके जो मैं अपने परिवार को वहां पर पाल सकूं। तो यहाँ पर वह कहता है कि ठीक है मैं भी ढूंढता हूं और तू भी देख ले, तुझे कोई काम मिलता है तो यहाँ पर कोई काम कर लेना। इसके बाद जो अशोक होता है वह काफी इस बात की तलाश करता है और तलाश करने के बाद उसे एक ही काम दिखाई देता है। वह सोचने लगता है कि क्यों ना मैं यहाँ पर पेंचर लगाऊं और पेंचर लगाकर मैं अच्छा खासा पैसा कमा सकता हूँ, क्योंकि ये शहर है और शहर में हवा भरने के भी पैसे मिला करते हैं। इसी बात को सोचकर जो अशोक होता है अपने दोस्त से बात करता है और जब दोस्त इस बात को सुनता है तो वह कहता है कि हाँ आइडिया बुरा नहीं है, पेंचर लगाकर अच्छे खासे पैसे कमा लिए जाया करते हैं और वैसे भी खाने पीने के लिए अनाज तो तेरे गांव से ही आ जाएगा, वहां पर तेरे माता पिता हैं और वो तुझे अनाज दे दिया करेंगे। तो यहाँ पर अशोक इस बात को तय करता है और तय करने के बाद एक जगह देखी जाती है। उस जगह को देखने के बाद यहाँ पर जो अशोक होता है पहले तो वहां पर जाकर खुद काम करता है, अपनी पत्नी को गांव में अपने माता पिता के पास छोड़ता है, क्योंकि बच्चों का एडमिशन गांव के ही एक स्कूल में हो रखा है और जब उनकी ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद उसका वहां पर शिफ्ट होने का इरादा था। यहाँ पर अशोक दिन रात मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद अच्छे खासे पैसे कमा लेता है, जिन पैसों से वह कानपुर में अपने परिवार के साथ रह सकता है और बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी कर सकता है। तो यहाँ पर जब सब कुछ सेटल हो जाता है तो अशोक एक किराए का घर लेता है और इतने ही दिनों में यहाँ पर बच्चों की वो
क्लास भी कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद यहाँ पर जो अशोक होता है वह अपने पूरे परिवार के साथ कानपुर के अंदर ही शिफ्ट हो जाता है और उस किराए के घर के अंदर रहने लगता है। यहाँ पर रहने के बाद जो अशोक होता है वह अपने बच्चों को अच्छे से स्कूल में एडमिशन करा देता है, क्योंकि अब तक कुछ पैसे उसने इकट्ठा भी कर रखे हैं और वैसे भी उसकी पेंचर की दुकान अच्छी खासी चला करती है। किराए के घर में परिवार को रखा करता और बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा लिखा रहा था और इस बात से माता पिता को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इधर यहाँ पर जो उसकी पत्नी होती है अंजलि, वह भी बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा लिखा करती है और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जब यहाँ पर अशोक को रहते हुए लगभग 6 महीने बीत जाते हैं तो 6 महीने के दौरान उसके कुछ दोस्त भी बनते हैं और यहाँ पर उसका एक कम उम्र का लड़का दोस्त बनता है जिसका नाम होता है बंटी। बंटी अक्सर उसे भैया भैया कहकर बात किया करता और कभी कभार जो बंटी होता है वह उसके साथ उसके घर तक भी आ जाया करता, क्योंकि कभी जब अशोक दुकान पर काम करता रहता है और घर पर किसी सामान की जरूरत होती है तो अशोक बंटी को फोन करके उस सामान को घर पर भिजवा देता है। यहाँ पर जब बंटी अशोक के घर जाता है तो वहां पर जाने के बाद वह अशोक की पत्नी अंजलि को देखता है और उसकी खूबसूरती को देखकर एकदम से उसका दीवाना हो जाता है। जब पहली बार वो उसके घर में गया था किसी सामान को लेकर तो उस सामान को देते वक्त यहाँ पर उस बंटी की जो नजर होती है वो सीधा अंजलि के ऊपर थी। वह इधर उधर पलके बिल्कुल भी नहीं झपकाता है। इधर अंजलि भी उसे इस तरह से देखता हुआ देख लेती है और वो इसका कोई भी विरोध नहीं करती है। यहाँ पर जो बंटी होता है जब वह देखता है कि अंजलि इसका कोई विरोध नहीं कर रही है तो उसके बाद फिलहाल तो वह वहां से चला आता है, लेकिन अब वह बहाने ढूंढा करता है अशोक के घर जाने का और वह पूछने लगता है अशोक से कि तुम्हारे बच्चे कौन कौन सी क्लास में पढ़ा करते हैं। तो यहाँ पर जो अशोक होता है बंटी को बता देता है। तो जो बंटी होता है वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो क्या मैं तुम्हारे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि पैसों की थोड़ी सी दिक्कत है। तो यहाँ पर जो अशोक होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, खूब शौक से ट्यूशन पढ़ाओ और कैसी भी कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद यहाँ पर जो बंटी होता है वह उसके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के बहाने से उसके घर में चला जाता है और वहां पर जाने के बाद जो अंजलि होती है उसके ऊपर डोरे डालने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ यहाँ पर जो अंजलि होती है वह उसकी हर बात को नोटिस किया करती है और नोटिस करने के बाद वह भी इसी बात को करने लगती है। वह भी बंटी की तरफ देखा करती है और देखकर उसकी तरफ इशारे करने लगती है। यहाँ पर जब दोनों एक दूसरे की तरफ इशारे करने लगते हैं तो उसके बाद एक दिन बंटी मौका देखता है और मौका देखकर अंजलि के कमरे में घुस जाता है और अंदर से कुंडी लगा लेता है। इसके बाद उन दोनों के बीच में वो सब कुछ हो जाता है जो शायद इन दोनों के बीच में नहीं होना चाहिए था और यहाँ पर अब ये सिलसिला रोज रोज का होने लगता है। धीरे धीरे ये बात घूमते घूमते अशोक तक भी पहुंच जाती है और जब अशोक को ये बात पता चलती है तो उसके बाद वह सबसे पहले तो बंटी का ट्यूशन अपने बच्चों से छुड़वा देता है और उसके बाद उससे कहता है कि ठीक है भाई, आज के बाद तुम मेरे घर पर मत आना। लेकिन यहाँ पर जो अंजलि होती है वो उसके पास अब बंटी का नंबर था और वह बंटी को फोन करके खुद ही अपने घर बुला लिया करती थी। इसके बाद ये बात दोबारा से अशोक को पता चल जाती है और एक दिन जो अशोक होता है वह रंगे हाथों दोनों को घर के अंदर पकड़ लेता है। जब बच्चे स्कूल गए हुए थे तो यहाँ पर अंजलि ने बंटी को बुलाया था और वह उसके साथ घर के अंदर अकेली थी और बहुत कुछ ऐसा कर रही थी जो शायद उसे नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर जैसे ही अशोक ये सब कुछ देखता है तो उसके बाद यहाँ पर बंटी को पिटाई लगाने के लिए उसकी तरफ भागता है, लेकिन बंटी अशोक को धक्का देते हुए वहां से बाहर की तरफ भाग जाता है और इसके बाद घर के अंदर अंजलि रह जाती है। अशोक जो होता है वह अंजलि पर हाथ भी उठाता है और उसके बाद जो अंजलि होती है वो उससे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगती है, कहती है कि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर जो अशोक होता है वह सोचता है कि अगर यहाँ पर रहा तो बहुत कुछ गलत हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे केस उसने ऐसे सुन रखे थे कि जहाँ पर अवैध प्रेम प्रसंगों के चलते पति को बहुत ज्यादा हानि हो जाती है और इसी वजह से जो अशोक होता है वह अपने बच्चों को लेकर वहां से सीधा गाँव चला जाता है और गाँव के अंदर रहने लगता है। अभी तक उसने अपने परिवार वालों को बिल्कुल भी ये बात नहीं बताई थी कि ऐसा ऐसा हो गया है और इस वजह से वो यहाँ पर आ गया है। वह तो केवल ये कहता है कि वहाँ पर अब मन नहीं लगता और यहीं पर हम लोग रहेंगे, क्योंकि ऐसा काम तो मैं यहाँ पर भी कर सकता हूँ और यहीं पर भी पैसे कमा सकता हूँ। अशोक ने अपना सारा सिस्टम यहीं पर सेट कर लिया था और बच्चों को भी यहीं के स्कूल में एडमिशन दिला दिया था। इसके बाद जो अंजलि होती है वह कुछ दिनों तक तो चुपचाप रहती है, लेकिन कुछ दिनों बाद अशोक से कहने लगती है कि देखो, जो कुछ मुझसे हुआ था वो मेरी गलती थी, लेकिन मेरी वजह से इन बच्चों का फ्यूचर खराब मत करो और ऐसा करते हैं दोबारा से चलते हैं और वहीं पर अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। लेकिन अशोक उसे साफ साफ मना कर देता है और यहाँ पर जो अंजलि होती है उसे बार बार यही लग रहा था कि किसी भी तरह से बंटी से मुलाकात हो जाए, क्योंकि उसे उसकी आदत सी हो गई थी।
इसके बाद यहाँ पर जब अशोक मना कर देता है तो वह बंटी के पास फोन करके उसे मिलने के लिए गांव के अंदर ही बुला लेती है और बंटी भी उसके कहे अनुसार यहाँ पर आ जाता है। अब जब बंटी बार बार उसकी पत्नी से मिलने के लिए आता है और वह इधर उधर उससे मिलती है तो वो कहते हैं ना कि बुराई के पैर नहीं हुआ करते, वो तो मिल जाया करती है। तो ऐसे यहाँ पर होता है, अशोक को इस बारे में भी पता चल जाता है और उसके बाद जब अशोक को दोबारा इस बारे में पता चलता है और गांव के अंदर ये बात गूंजने लगती है तो यहाँ पर यह बात अब माता पिता के सामने भी आ जाती है। और जब अशोक ये देखता है कि माता पिता की बात सामने आ गई है तो उसके बाद वह अपनी पत्नी को वहीं पर धमकाने लगता है और कहता है कि इस तरह से समय व्यतीत नहीं होगा और तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पर पत्नी जो अंजलि होती है वह अब तक बागी हो चुकी थी और उसके बाद वह अपने पति को उल्टा जवाब दे देती है और कहती है कि मैं तो इसी तरह से रहूंगी, तुमसे जो होता है वो कर लो, अगर तुम इस तरह से मुझे नहीं रख सकते तो मुझे भी तुम्हारे साथ नहीं रहना। अब यहाँ पर अशोक को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और अब तक यहाँ पर अंजलि और अशोक के जो बच्चे होते हैं वो भी इतने बड़े तो हो ही गए थे कि उनकी ये बात समझ में आ जाए कि घर के अंदर किस चीज की लड़ाई चल रही है और क्या हो रहा है। यहाँ पर अशोक का जो बड़ा लड़का होता है जिसका नाम अमित होता है वह इस पूरी बात को समझ लेता है और उसके बाद इस बात को सुनकर चुपचाप रह जाता है। वह ना तो माँ से कुछ कहता है और ना ही पिता से कुछ कहता है। माँ इस बात से नाराज होकर वहां से उस घर को छोड़कर चली जाती है और ना ही वह अपने मायके जाती है। यहाँ पर यह बात जब अशोक देखता है कि उसकी पत्नी रूठकर मायके चली गई है तो उसके बाद वह मायके में खबर कर देता है और कहता है कि आपकी बेटी ऐसा ऐसा कर रही है, अब तक मैंने इन बातों को दबा कर रखा था ताकि आप लोगों के बीच में मेरी पत्नी की इज्जत खराब ना हो सके, लेकिन अब तो इसने अति ही कर दी है और ये रूठकर वहां पर चली गई है। लेकिन यहाँ पर मायके वाले बताते हैं कि वो तो यहाँ पर आई नहीं है। तो उसके बाद जो अशोक होता है वह उसकी जांच पड़ताल करता है तो उसे पता चलता है कि जो अंजलि है वह कानपुर के अंदर ही एक किराए का कमरा लेकर रह रही है और वहीं पर एक कंपनी में नौकरी किया करती है। जब ये बात दोनों परिवारों के सामने आती है तो अंजलि के जो घर वाले होते हैं वह भी अंजलि को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी एक नहीं मानती है और ये बात पूरे गांव में चारों तरफ आग की तरह फैल जाती है कि उनके घर की जो बहू है वो अकेली कमरा लेकर रह रही है क्योंकि उसे अपने आशिक के साथ समय बिताना है। अब इस बात से अशोक की काफी ज्यादा बदनामी होती है और इसी बदनामी के चलते यहाँ पर जो अशोक होता है वह अंजलि के घर वालों से कहता है कि इससे अच्छा तो आप मेरा इससे तलाक करवा दो, कम से कम ये तो है गाँव के अंदर लोग हम पर थू थू तो नहीं करेंगे। यहाँ पर परिवार वाले मिलकर उससे उसका तलाक करवा देते हैं और इसके बाद अंजलि अपनी जिंदगी को अलग से जीने लगती है और इधर जो अशोक होता है वह अपनी जिंदगी को अलग से जीने लगता है। अशोक ने काफी ज्यादा गरीबी के दिन देखे हैं और धीरे धीरे वह अपने बच्चों को पाल पोस कर अच्छी तरह से पढ़ा लिखा कर बड़ा करता है ताकि उनके बच्चों को इस तरह के दिन ना देखने पड़े, क्योंकि ये जो कुछ भी हुआ था उसके साथ ये गरीबी की वजह से था। अगर उनके पास गरीबी नहीं होती तो गांव से भी वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकता था। यहाँ पर बच्चे भी धीरे धीरे अच्छी तरह से पढ़ते लिखते हैं और पढ़ने लिखने के बाद जो बड़ा बेटा अमित होता है वह एक बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी लग जाता है और उसे जब पहली सैलरी मिलती है तो उसके बाद उसने मन में पहले ही सोच रखा था कि वह अपने पूरे परिवार को 5 स्टार होटल में खाना खिलाएगा, क्योंकि पिता ने बड़ी मेहनत मजदूरी करके उसे पाल पोस कर इस काबिल बनाया है तो वह पिता को 5 स्टार होटल दिखाना चाहता था। तो पहली सैलरी आने पर वह अपने पिता और अपने परिवार वालों से कहने लगता है कि हम लोग 5 स्टार होटल में चलेंगे और वहां पर खाना खाएंगे। अब ये सब चीज पिता के लिए भी एकदम से नई थी, उसने अभी तक 5 स्टार होटल के अंदर जाकर भी नहीं देखा था और ये बेटा उसे 5 स्टार होटल ले जाने के लिए कह रहा था। लेकिन फिर भी वो कहता है कि बेटा ज्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे और रहने दो, हम 5 स्टार होटल नहीं जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बेटा जिद करता है और बेटे की जिद के आगे पिता की नहीं चल पाती है और वह अपने पूरे परिवार को लेकर 5 स्टार होटल में चला जाता है। अब तक यहाँ पर अशोक के जो माता पिता हैं वह इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं और अशोक के चेहरे पर भी बुढ़ापा दिखने लगा है। हालांकि वो इतनी उम्र का तो नहीं है, लेकिन परिवार की कुछ ऐसी समस्याएं थी जिन समस्याओं के चलते उसके जीवन में काफी ज्यादा कठिनाई आई और उन कठिनाइयों से उसके चेहरे पर बुढ़ापा वक्त से पहले दिखने लगा है। वह अपने परिवार के साथ 5 स्टार होटल में जाता है और जब वो लोग 5 स्टार होटल के अंदर घुसते हैं तो एकदम से उनकी आंखें चौंधिया जाती हैं और वो लोग इधर उधर देखने लगते हैं। यहाँ पर जो बेटा अमित होता है वह उन्हें बैठने के लिए टेबल पर कहता है और उसके बाद ऑर्डर करता है। ढेर सारा खाना वो ऑर्डर करता है और अपने पूरे परिवार को अच्छी तरह से खाना पीना खिलाता है। खाना पीना खाने के बाद यहाँ पर जो पिता होता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटा अपने पिता की आंखों में आंसू देखता है तो कहने लगता है कि पिताजी क्या हुआ? तो पिता कहता है कि नहीं बेटा कुछ भी नहीं, बस तुझे देखकर ही ऐसा लग गया क्योंकि कभी मैंने कुछ और सोचा था और आज तू कुछ और बन गया। यहाँ पर बेटा कहता है कि पिताजी आंखों में आंसू मत लाओ, ये तो खुश होने का टाइम है, आपका बेटा आज कामयाब जो हो गया है।
इसके बाद सभी लोग बातचीत करते हुए उस होटल से बाहर निकलते हैं और जैसे ही वो लोग उस होटल से बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर होटल के बाहर जो डस्टबिन बनी हुई थी उस डस्टबिन के अंदर होटल का जो कर्मचारी होते हैं वो कुछ झूठा खाना डाल दिया करते थे और यहाँ पर एक महिला जिसकी हालत भिखारियों जैसी है वो उस डस्टबिन से खाना उठाकर खा रही थी। अब जब परिवार बातें करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था तो उसी दौरान यहाँ पर जो अशोक होता है यानी कि अमित का जो पिता होता है उसकी नजर उस डस्टबिन से खाना उठाकर खाने वाली महिला पर जाती है और जैसे वो उसे देखता है तो देखने के बाद वो एकदम से उसे पहचान लेता है और अपने बच्चों को छोड़कर सीधा उस महिला के पास पहुंच जाता है। इधर यहाँ पर बड़ा बेटा अमित अपने पिता को जब उधर जाता हुआ देखता है तो उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि उसे पता था कि पिता इस महिला के पास जा रहा है और जब उसने उसका चेहरा देखा था तो वह भी कुछ ना कुछ उसे पहचान गया था। यहाँ पर अशोक उसके पास जाता है और वहां पर जाकर जब वह उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो तो उसके बाद यहाँ पर वह महिला ऊपर की तरफ देखती है और जैसे ही वह अशोक को देखती है तो देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वह महिला और कोई नहीं अशोक की वही पत्नी थी जो अपने अवैध प्रेम प्रसंगों के चलते अपने पति को तलाक देकर कानपुर के अंदर अकेली रहने लगी थी कंपनी में नौकरी करके। उसके बाद जब वह वहां पर रोने लगती है तो अशोक कहता है कि रो लो तुम्हारे काम ही ऐसे हैं जिससे तुम्हें रोना तो पड़ेगा ही और अब नहीं, अभी तो तुम्हारे हाथ पैर में दम है उससे तुम इधर उधर घूम सकती हो लेकिन उसके बाद और भी बुरे दिन आने वाले हैं, उन बुरे दिनों को भी तुम्हें सहन करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर जो अंजलि होती है वह एकदम से उसके सामने हाथ जोड़ती है और हाथ जोड़कर उसके पैर पकड़कर रो रो कर उससे माफी मांगने लगती है। कहती है कि अशोक मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मुझे किसी भी तरह से मेरी जिंदगी को ऐसा कर दो जो मैं अपने दम पर अपनी जिंदगी को जी सकूं क्योंकि मैं कहीं की नहीं रही हूं। अब अशोक को भी ये जानना था कि इसके साथ क्या हुआ है तो उसके बाद वो उससे पूछने लगता है कि क्या हुआ तुम्हारे साथ और क्या हो रहा है तुम्हारी जिंदगी में। तो यहाँ पर अंजलि बताती है कि उसके बाद जब मैं वहां पर रहने लगी थी तो उस बंटी से मैं बार बार मिला करती थी और उसके बाद जिस कंपनी में मैं काम किया करती हूँ एक सुनील नाम के लड़के से भी मेरे अवैध प्रेम प्रसंग चल जाते हैं। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे समय बीता है तो समय के साथ साथ जब मेरी जवानी ढलती है तो यहाँ पर बंटी भी मुझे छोड़कर चला जाता है और जो सुनील होता है वह भी मुझे छोड़कर चला जाता है। इसके बाद मैं अपने आप को बहुत ज्यादा कोसती हूँ और कई बार अपने आप को इस दुनिया से विदा करने की कोशिश करती हूँ लेकिन इतनी हिम्मत भी मेरे अंदर नहीं होती है और यहाँ पर मैं अब अपने जीवन को जीना छोड़ देती हूँ और सोचती हूँ कि भूख के मारे मैं इस दुनिया को छोड़कर विदा हो जाऊंगी। लेकिन पेट के अंदर जब भूख लगती है ना तो उसके बाद खाना याद आता है और खाने की तलाश में मैं इधर उधर भिखारियों की तरह घूमा करती और घूमकर अपना समय व्यतीत कर रही हूँ। पिछले कई साल से मैं इसी तरह से अपनी मौत आने का इंतजार कर रही हूँ लेकिन मौत भी नहीं आ रही है। अब तुम कम से कम मुझ पर तरस खाओ और मुझे अपने साथ रख लो। यहाँ पर जो पति होता है उसे समझ आ जाता है कि इसने जो कुछ भी किया था उसका परिणाम इसे ऊपर वाले ने दे दिया है और इसके बाद वह कहता है कि देखो अब घर मेरा नहीं है, मेरे बच्चे कमाने लगे हैं और अगर बच्चे बोलेंगे तो तुम्हें मैं अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हूं। ऐसा कहकर यहाँ पर जो अशोक होता है वहां से अपने बच्चों के पास जाता है और अपने बड़े बेटे अमित से कहने लगता है बेटा ये तुम्हारी माँ है, अगर तुम कहो तो मैं इसे अपने घर ले जा सकता हूँ। तो यहाँ पर जो बेटा होता है अमित वह साफ साफ मना करने लगता है, कहता है कि पिताजी ये माँ नहीं है, इसने हमारे साथ जो किया है हमें ही तो पता है हमने कितना झेला है और इसे तो साथ रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन जो पिता होता है वो कहता है कि बेटा वो बात तो तेरी सही है लेकिन इसने जो कुछ भी किया था उसका फल इसे ऊपर वाले ने दे दिया है और उसके बाद वह पूरी कहानी उसकी माँ की उसे सुना देता है। और इस बात को सुनकर यहाँ पर जो बेटा होता है अमित उसे भी लगने लगता है कि शायद पिताजी सही कह रहे हैं और माँ को उसकी सजा मिल गई है। यहाँ पर जो अमित होता है वह ज्यादा नाराज इस वजह से था क्योंकि जब वह बड़ा हुआ था तो गाँव के अंदर ये बात फैली तो गई थी कि उसकी माँ ने क्या किया है तो लोग उसे ताना मारा करते थे और इस तानों को सहन करता हुआ वह बड़ा हुआ था। लेकिन जब यहाँ पर पता चलता है कि माँ भिखारियों की जिंदगी जी रही है और उसे सब चीज का एहसास है और उसे पछतावा अपनी जिंदगी पर, तो वह अपने पिता से कहता है कि ठीक है पिताजी अगर आप इसे रखना चाहते हो तो गांव में तो मैं इसे नहीं रखने दूंगा क्योंकि हमारे शादी ब्याह भी होने हैं और काफी दिनों में जाकर लोग इस बात को भूले हैं और दोबारा से मैं नहीं चाहता कि ये बात दोबारा से संज्ञान में आए। तो आप ऐसा करो इनके साथ यहाँ पर शहर में रह सकते हो और इनका जो भी खर्चा होगा हम लोग दे देंगे। यहाँ पर जब अशोक को इतनी अनुमति मिल जाती है तो उसके बाद वो कहता है कि बेटा इतना ही काफी है, कम से कम इसका जीवन अच्छी तरह से व्यतीत हो जाएगा। ऐसा कहकर यहाँ पर जो अशोक होता है उसी दिन उसी शहर के अंदर एक किराए का कमरा ढूंढता है और वहां पर उस कमरे के अंदर राशन का सामान भर देता है। कहता है कि आराम से इस घर के अंदर रहो और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए सामान भेजता रहूंगा। यहाँ पर आज तक भी वह महिला अंजलि इसी तरह से रहा करती है। उसके बेटे की भी शादी हो गई है लेकिन ना तो उसे शादी में बुलाया गया था और ना ही उसकी बहू उसे कभी मिलने के लिए आया करती है। बस वो तो
उनके रहमो करम पर रहा करती है। कभी कभी अशोक उससे मिलने के लिए आ जाया करता है, लेकिन जब भी वह आया करता है तो उसे खूब खरी खोटी सुनाया करता है और अंजलि उससे हाथ जोड़कर माफी ही मांगती रहा करती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।